अब आते हैं गुजरात की तरफ। गुरुवार का दिन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। जो हलचल रही वो नेताओं के दौरे से रही। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी समढियाला गांव गए, जहां के एक ही परिवार के 4 दलित युवकों के साथ हिंसा की घटना हुई। राहुल गांधी ने 5 लाख रुपए की मदद राशि देने की बात कही है। परिवार वालों ने बताया कि उनके साथ पहले से ही ऐसी घटना होती रही है। राहुल जिस जीतू सरविया से बात कर रहे थे वो बाबू भाई सरविया के भतीजे हैं, जिनके 4 बेटों के साथ ये घटना हुई है। इस परिवार में जीतू सरविया अकेले ऐसे छात्र हैं या व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो राहुल गांधी से बात कर सकते थे। जीतू ने राहुल को बताया कि कोई काम आसानी से नहीं मिलता, मजबूरन ये काम करते हैं। हम समाज का गंद साफ करते हैं, बदले में समाज हमें ही गंद समझता है। इसके बाद राहुल गांधी राजकोट के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गए, जहां 11 युवकों का इलाज चल रहा है, जिन्होंने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सभी से मुलाकात की बात की। उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह गुजरात में मुख्य रूप से कोई बड़ा दलित नेता नहीं है, फिर भी वहां जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई उसे देखकर दलित राजनीति पर नजर रखने वाले या आंदोलन पर नजर रखने वाले हैरान हैं। कई जगहों पर लोग पहली बार इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए। एक दलित युवक से जब मैंने फोन पर बात की तो उसने बताया कि इससे पहले वो 14 अप्रैल के रोज बाबा साहब के जन्मदिन पर निकलने वाली भीम शोभा यात्रा में ही जाया करता था, लेकिन इस बार अपना काम बंद कर प्रदर्शनों में गया, क्योंकि जब उसने स्थानीय चैनलों पर अपने समाज के लोगों को नंगा कर कार से बांधकर पीटते देखा तो अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। बुधवार को मैंने आप दर्शकों की मुलाकात विजय दीवान से कराई थी, जो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मगर तय किया कि खुद मृत जानवरों की खाल उतारेंगे ताकि इस काम से जुड़ी जातिगत सोच समाप्त हो। विनोबा भावे के शिष्य दीवान साहब चाहते हैं कि दलित अंबेडकर की बात मानकर इस काम को छोड़ दें। जिन लोगों को ऐसे काम करने वालों से समस्या है वो ये काम करें। गाय से इतना लगाव है तो खुद ही जाकर अंतिम संस्कार करें। दलितों पर यह काम थोपा गया, इसलिए छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन आज इस काम ने दलित समाज के एक तबके को आर्थिक ताकत भी दी है। वैसे बदलाव तो उनकी सोच में आना चाहिए जो लाठी से इन लोगों को मारते हैं। क्या अपना काम छोड़ देने से लाठी वाले गुंडों की सोच बदल जाएगी जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं? आज आपका परिचय भावनगर के 21 साल के योगेश से कराता हूं। योगेश बचपन से ही मरी हुई गाय को लाने और खाल उतारने का काम करता है। ये देखिए उसकी बुलेट 3 साल तक पैसे बचाकर कैश देकर खरीदी है। शौक था कि एक दिन बुलेट खरीदेंगे। पहले होंडा स्प्लेंडर खरीदी, फिर रॉयल एनफील्ड। योगेश ने जोर देकर कहा कि लोन नहीं लिया बल्कि 1,55,000 कैश दिया है। हम पत्रकारों के तथाकथित समाजशास्त्रीय सवालों को समझने और जवाब देने में योगेश को थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वो मूल रूप से गुजराती भाषी है। योगेश ने बताया कि साल भर पहले तक खाल उतारने के काम से रोज 10 से 15,000 कमा लेता था। 10-12 गाय लाता था, इसमें 6 से 7 लोगों की 5,000 तक मजदूरी भी देता था। लेकिन 2 साल से गौ रक्षकों ने परेशान कर दिया है, इसलिए जिनसे गाय लेकर आता है उनका नंबर भी साथ लाता है, क्योंकि जब ये रोकते हैं तो परिवार वालों से बात करानी होती है। ऊना की घटना के बाद जोश में काम छोड़ने की बात तो करता है, मगर यह भी कहता है कि इतना आसान नहीं है। योगेश ने कहा कि पहले एक चमड़े का 1,000 रुपया मिल जाता था, आजकल 500 रुपया भी नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे गौ रक्षकों का आतंक भी हो। और जाइलो कार में ऊना में सवार गौ रक्षक के नाम से जो गुंडे आए थे, वो अगर बुलेट सवार योगेश को देखते गली में इसी तरह से, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? ऐसे ही बाय द वे पूछ रहा हूं, यूपी बिहार में बुलेट को देखते ही कुछ पहली प्रतिक्रिया होती है। मगर समढलिया गांव के जिस परिवार के दलित युवकों को अमानवीय तरीके से पीटा गया, उनकी आर्थिक स्थिति शहर में रहने वाले योगेश की तुलना में बहुत खराब है। अब हमने इसी काम में लगे सौराष्ट्र के एक बड़े व्यापारी से बात की। हीरा भाई रामजी भाई चावड़ा दलित हैं। हीरा भाई के पास भी फोर्ड एंडेवर कार है। हीरा भाई की ये तस्वीर एल्बम की लगती है, मगर वे सौराष्ट्र इलाके में खाल उतारने वाले, चमड़ा उतारने वाले योगेश जैसे युवकों से खाल खरीदते हैं। ये उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीर है। खुद के पास कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मृत गायों की सूचना मिलने पर उन्हें लाने जाती हैं। हीरा भाई के सिस्टम में 60-70 लोग काम करते हैं, मजदूर और परिवार वाले सब। हीरा भाई इन सब से खाल लेकर कानपुर, मद्रास, कोलकाता की पार्टी को बेचते हैं। और उन लोगों में शामिल हैं हीरा भाई जिन्होंने अपनी गाड़ी में मृत गायों को रखकर सुरेंद्रनगर के कलेक्टर ऑफिस में भेज दिया, छोड़ दिया कि लो खुद कर लो अंतिम संस्कार, बजरंग दल वालों को बुला लो जिनकी गाय, जो मरी हुई गाय है, वो मां लगती है। बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, इसलिए मेरी हिंदी में पूछे गए फोन पर सवाल को ठीक से नहीं भी समझ पाए होंगे। इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके किसी भी जवाब में जो चूक हुई होगी उसको छूट देनी पड़ेगी। उनसे बातचीत कर पता लगा कि गौ रक्षक और पुलिस वाले दोनों इस आतंक के नाम पर वसूली करते हैं।
अन्य लोगों से भी बात की तो पता चला कि मृत गाय ले जाने वाली गाड़ियों को रोककर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक की वसूली की जाती है। हमारे पास पुलिस का पक्ष नहीं है, मगर इन बातों से जाहिर होता है कि गौ रक्षा सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, आस्था के नाम पर आतंक से आर्थिक पक्ष भी है, वो भी जुड़ा है। जितना ज्यादा आतंक उतनी ज्यादा कमाई। खैर, हीरा भाई ने बताया कि हम अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों से चमड़ा खरीदते हैं, सदियों का पेशा है, दूसरे समाज के लोग काम नहीं करते, इसलिए सरकार भी ध्यान नहीं देती। सरकार को हमें लाइसेंस देना चाहिए ताकि हम दिखा सके कि हम इसका कारोबार करते हैं। पुलिस वाला हमसे बिल मांगता है, हम नहीं दे पाते हैं। गांव के गरीब लोग बिल कहां से देंगे? कोलकाता मद्रास की पार्टी को माल भेजते हैं, तब तो हम बिल बनाकर भेज देते हैं और उससे हम कई बार, लेकिन फिर भी रास्ते में कुछ भी गलत हो जाने का अंदेशा रहता है। हम सरकार को टैक्स भी देते हैं। हीरा भाई रामजी भाई चावड़ा ने बताया कि मार्केट गिरने की तकलीफ ने भी उनके समाज के गुस्से को भड़काया है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे एक बार फिर बात करेंगे, जैसे राज्यसभा में एक बार फिर चर्चा हुई। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर विमल थोराट हैं, आप को कन्वीनर हैं नेशनल कैंपेन फॉर दलित राइट्स की, और स्काइप से अहमदाबाद से मंजुला प्रदीप कार्यकारी निदेशक हैं नवसर्जन की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। रमेश बाबरिया साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मंजुला जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो उदाहरण मैंने अभी अपने दर्शकों के सामने रखा। दिलीप ने जो बुलेट खरीदी है चमड़ा उतारने के काम से, वो जोश में कहता तो है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके समाज के लोगों के साथ जो अपमान हुआ है, वो उससे भी उबर नहीं पा रहा है। उससे लगता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। वो समझता है कि मैं 10-12 हज़ार रुपया कहाँ से कमाऊँगा, दूसरा काम करके, दूसरा कोई चीज़, कोई कौशल उसके पास, स्किल नहीं है। वो गुस्सा और व्यवहारिकता दोनों से गुजर रहा है। कल हमारे शो में विजय दीवान थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को ही कोट किया कि दलितों को अब ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे अनटचेबिलिटी जुड़ी हुई है। आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये व्यवहारिक बात है, क्या ऐसा होना चाहिए? रवीश जी, पहली बात मैं ये एक कोट दिखा रही हूँ। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की समझ। नवसर्जन ने ये स्टडी, ये समस्या है स्काइप की। प्रोफेसर विमल, आप बताइए इस सवाल को, अगर आप पूरा कर लें तब तक वहाँ मिल जाएगा। हाँ, ये जो बात कहना चाह रही थी, तो इस गुस्से का मतलब मुझे एक बात तो समझ में आती है कि ये 2 साल से गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैला हुआ था। जी। और जब तक मुस्लिम समाज के लोग टारगेट हो रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो टीवी का जो मास मीडिया है, जो उसकी जनता है, उसके बीच कैसे जाके संवाद करें। तो गुजरात के दलितों ने एक रास्ता दिखा दिया कि वो गाड़ी में ले गए, मृत गायों को फेंक दिया कि ठीक है, अगर आपको इतनी समस्या है तो लीजिए और आप निपटिए इस काम से। हाँ, इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो बिना सोचे समझे गाय के मारे जाने की एक अफवाह फैलती है कि गाय को मारकर उसका चमड़ा उतारा जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर, मतलब बुनियादी जो जिसकी समझ है वो भी ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन गौरक्षक जो अपने आप को मानते हैं, या गौशाला के जितने भी लोग हैं, वो ये मानते हैं कि गाय को तुरंत मारा और उसको छिल दिया। ऐसा नहीं होता है। जो ये पुश्तैनी काम कर रहे हैं, जो दलित समाज के लोग जो सदियों से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था ने उन्हें वो सौंपा है कि पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपको ये झेलना है, और वो कर रहे हैं। और उन्हें दूसरा कोई व्यवसाय करने के लिए मजबूरी, उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती है। अगर उन्होंने दूसरा काम, मान लीजिए, नवसर्जन की ही स्टडी बताती है और IIDS की स्टडी बताती है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दलितों ने, खास करके जो स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए हैं, मैला ढोने की प्रथा से, उन्होंने वो मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति पाने के लिए वो काम छोड़ दिया, बिल्कुल डिक्लेयर करके छोड़ दिया। और उन्होंने दूध बेचने का, सब्जी कानून बेचने बनाया का, गया कि सर पर मैला ढोना अपराध है। अपराध होने के बावजूद सोचा जा सकता है कि, और उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। आप रवीश जी यकीन मानिए, ये स्टडी आप कभी सारी जनता के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं और उससे लोगों की समझदारी ही बढ़ेगी कि
जिन लोगों ने ये काम किया उस एक सम्मानजनक काम की तलाश में जब लोग महिलाएं खास करके कपड़े की दुकान खोली, सब्जी की दुकान खोली, सब्जी बेचने का काम किया, दूध बेचने का काम किया, और वो छोटे छोटे क्या उनके प्रति समाज का नजरिया बदला? उनके प्रति समाज का रवैया बदला ही नहीं, बल्कि 3 महीने के बाद उन्हें वो छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, उन्होंने अपनी छोटी सी पूंजी लगाकर एक सम्मानजनक व्यवसाय की तलाश में और समाज से भी सम्मान पाने की कोशिश में वो उन्हें बंद करने पड़े। ये हमारी स्टडीज बताती है, क्योंकि उनको फिर भी वो सम्मान नहीं मिला। उनकी दुकान पर खरीदने वाला कोई भी नहीं पहुंचा। तो ये हकीकत तो ये जो बात है कि अगर लोग काम, ये तो अच्छा, मुझे तो लगता है कि जो प्रतिकार किया है वो अपने आप में इससे स्ट्रांग कोई तर्क और कोई किताब या कोई स्लोगन तो नहीं हो सकता जो सुरेंद्र नगर में दलितों ने किया। बिल्कुल। इस पूरे मतलब उनकी जो दादागिरी चल रही थी, गुंडागर्दी, उसको ध्वस्त तो किया ही है। लेकिन आप ये बता रही हैं कि मैला उठाने वाली महिलाओं ने काम छोड़कर जब दूसरे काम को अपनाया, दुकानें खोली, बिजनेस किया, तो लोग उनकी दुकानों से नहीं खरीदने गए, नतीजा उन्हें फिर से नुकसान उठाना पड़ा और वापस लौटना पड़ा, दूसरी जगह पे दूसरे काम करना पड़ा। क्योंकि आप समझते हैं कि गांव में या किसी कस्बे में या छोटे शहर में इंसान की पहचान जाति से होती है, और उसकी वो जाति की जो आइडेंटिटी है वो उसके साथ ऐसी चिपकी रहती है कि चाहे वो कहीं पर भी कुछ भी करने की कोशिश करे, वो उससे नहीं। इसमें एक उदाहरण नजर आता है, ये योगेश के उदाहरण से, कि जो 4 लड़के हैं समढलिया के, वो गांव के हैं, तो गांव में हैं तो बुरी तरीके से पिटे गए। लेकिन योगेश चूंकि शहर में है तो वो फिर भी काम कर ले रहा है अपनी आर्थिक स्थिति, तो वो लोग अगर शहर में भी जाए, जो अंबेडकर ने कहा था कि आपका भविष्य गांव में नहीं है ना, भले ही भारत की आत्मा रहती हो, लेकिन दलितों के अनुभव में भारत की आत्मा गांव में तो नहीं रहती है, वहाँ कोई शैतान रहता है, और अब तो शहरों में भी शैतान रहता है, तो वो कहाँ जाए। पर रमेश बावरिया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस घटना के जरिए थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके गुजरात में दलित कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तो बहुत लोग रहे हैं और सक्रियता रही है, पर इस बार जो ये विद्रोह हुआ, जो विद्रोह नहीं कहना चाहिए, जो प्रदर्शन हुआ बड़े बड़े स्तर पर हर जगह पे, क्या ये सिर्फ इसी काम से जुड़े हुए लोगों का प्रदर्शन था या व्यापक दलित समाज का रिएक्शन था इस घटना के प्रति? जी सर, ये जो है उसका अभी जो उसका जो आतंक है, अभी जो राजूला में 22/5/2016 में जो ये आतंक मचा हुआ है राजूला में, तो उसमें सर वो जो उसके सामने एक धर्मशाला है, उधर जो गाय जो मुर्दा होती है फिर उसको पहुंच देती है और फिर उसको बुलाकर वो सब गांव वाले सब आता है और सामने वाले उधर उसकी खाल निकालते हैं, बराबर। तो उसने क्या है, एक मैसेज ऐसा किया कि उधर जिंदा गाय को काट देते हैं, बराबर। तो सारे उधर 40-45 लोगों ने उधर आके पूरे का पूरा आतंक मचाया और फिर पूरे का पूरा पिटाई किया। 2-2.5 घंटे तक पहले बार उसको पिटाई किया, फिर उसको ऐसा पिटाई किया कि अंदर ले गया। फिर उसने पुलिस को बुलाया तो पुलिस भी आई, तो पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। फिर उसने 108 में उसको कॉल किया और पूरे का पूरा सबको लेके आया हॉस्पिटल में। और फिर जो आतंक मचाने वाला जो था, वो जो गौरक्षा के नाम पर, तो उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में आके पूरा का पूरा आतंक मचा दिया और उसने ऐसा बोला कि तुम उसके साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस ने बोला। और फिर पुलिस ने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। ये 2 महीना हो गया। वो पूरा मोटा समड़ियाला ऊना का वो जो अभी जो ये प्रश्न हुआ, तो फिर अभी कल पुलिस ने चार आरोपियों की धरपकड़ की, तो वही अभी तक उसने कुछ कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। 2 महीने फिर हमने डीवाईएसपी को पूरा ये आरोपियों का फोटा भी दिया, ठीक है, और उसके साथ हमने डिस्कस भी किया। तो वो बोला कि आप यहीं पे देख लो, हमें बोला तो हम उसको धरपकड़ कर लेंगे। ऐसा हुआ सब राजूला में। बावरिया साहब, आते हैं आपके पास। मंजुला जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। अभी जब आपका कनेक्शन कटा तो प्रोफेसर विमल थोराट ने एक अनुभव बताया कि सर पर मैला ढोने वाली औरतों ने जब गांव में इस काम को बंद किया और वहीं लोन लेकर सब्जी बेचना या कुछ छोटे मोटे बिजनेस किए, तो भी लोग उनसे खरीदारी करने के लिए नहीं गए, तो वापस उन्हें अपना धंधा बंद करके कहीं और जाना पड़ा, कुछ और करना पड़ा।
मैं आपसे योगेश के उदाहरण से यही जानना चाह रहा था कि क्या ये काम बंद कर देने से इस समस्या का निदान हो सकता है? कैसे आप हमारे दर्शकों को नई बातें बता सकती हैं कि जिससे वो इस पहलू को और अलग अलग तरीके से उस पर सोच सकते हैं? रवीश जी, पहली बात कि गुजरात में छुआछूत है, क्योंकि हमने जब ये स्टडी की थी अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समझ, ये 2010 में जब हमने रिपोर्ट बाहर लाए थे, उस वक्त गुजरात सरकार ने हमारे इस रिपोर्ट की निंदा की और एक्सेप्ट ही नहीं किया। और उसी के बाद उन्होंने इमीडिएटली एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी कि हमारा जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को खारिज कर दे और कहे कि गुजरात में छुआछूत है नहीं। अब इस रिपोर्ट के अंदर 98 प्रकार के छुआछूत की बात हमने रखी है, और उसमें ये जो मरे हुए पशु का जो निकाल, उसका 95% गांव, 1589 में से 95% गांव में लोग अभी भी ये मरे हुए पशुओं का निकाल करते हैं। अभी 2010 की बात है और अभी है 2016। 6 साल में बहुत फर्क किया है गुजरात में। हमने नवसर्जन का काम 1000 गाँव में है। हमने इतना काम देखा कि हमने खुद गाँव में जाकर देखा है कि छुआछूत और ये परंपरागत थोपे हुए काम, फैला टोना और ये चमड़ा निकालना, ये सब चीजें इतनी थोपी गई है कि दलितों को निकालना बहुत मुश्किल है। पर हमने उनको जो काम किया है वो है उनको जागरूक करना कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और आपने जो देखा कि सुरेंद्रनगर में जब कलेक्टर के वहां मरे हुए पशु ले गए थे, वो हमारे साथियों ने प्लान किया कि अब जब आप कह रहे हो, जब आप हमारे ही लड़कों को पीट रहे हो, मार रहे हो, ये आप सहन कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमने सोचा, हमने कहा कि हम ये मरे हुए पशु है वो कलेक्टर के सामने ले जाएंगे। सरकार ने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं 25 साल के अंदर, छुआछूत खत्म करने के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, अत्याचारों के खिलाफ हमने की है। हमने जो एक चीज देखी है कि युवाओं में, युवा धन जो है उसमें एक चिंगारी है, उसमें आग है, पर उस आग को लोग दबा रहे हैं। दलित आंदोलन के अंदर भी युवा लोगों के साथ मंजुला जी, मैं थोड़ा सा रोकता हूं आपको। यहाँ देख लीजिए कि ये डिजिटल इंडिया का नारा लगा रहे हैं आप। अहमदाबाद से और एक 3G का कनेक्शन आपका ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी गांव में आधार कार्ड पे इसके आधार पर लोगों को पेंशन और अनाज देने का बात किया जा रहा, पता नहीं कितनी हकीकत होगी उसकी। तो अभी हम आपको फोन लाइन पे लगा रहे हैं ताकि आवाज से ही हम आपको सुन सकें। हाँ, बावरिया साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछा था, आप कुछ और जवाब देने लगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं वहां पर, ये मैं कल से पूछने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो वहां पे प्रदर्शन हुए हैं, ये व्यापक दलित समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं या सिर्फ एक ही समाज के लोग शामिल हुए हैं? क्यों इतना गुस्सा भड़का लोगों में? इस वीडियो के जरिए जैसे योगेश या हीरा भाई बता रहे हैं कि उनका धंधा भी चौपट हो रहा है, उनको अलग अलग तरीके से सताया जा रहा है, तो इस तरह का प्रदर्शन तो बहुत कम देखा गया गुजरात में। सर, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि वो जो 10 बजे से ये उसको मारना पीटना शुरू किया, पूरे वो 100 नंबर में उसने कई लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों ने, एक दो लोगों ने जो फोन किया उसको पिटाई करके उसकी वाहन में बैठा दिया, फिर उल्टी दिशा में जो ऊना ले जाना पड़ता था उसको गढ़ड़ा ले गया, और पूरे का पूरा ऊना शहर में उसको 3 घंटे तक पिटाई अच्छा, की। मैं अब आपको रोकूंगा। तब पुलिस ने कुछ भी साहब, लग रहा है कि आप मेरा सवाल ठीक से सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अभी रोकता हूं। तो मंजुला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप अपनी बात को थोड़ा सा फिर से पूरी कर दीजिए जरा सा। हाँ जी, नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमने जो काम किया कि जो युवा धन है, आप मुझे एक बात बताइएगा मंजुला जी, एक सेकेंड, एक मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 90 प्रकार के छुआछूत हैं वहां के गाँव में, ठीक? तो कुछ उदाहरण देकर बता दीजिए जिससे बाहर के दर्शकों को पता चले कि किस तरह की छुआछूत है, और ये है तो इससे पहले इस तरह का गुस्सा कभी भड़का क्यों नहीं? कभी समाज की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? अभी क्यों आई? अब ये जो पूरे छुआछूत के जो प्रकार है उसमें जैसे स्पर्श की बात की है कि हाथ लगा के भी लोग कहते हैं कि हम अस्पृश्य हो गए हैं। ऐसे 38% गांव में मिला के अगर आप एक्सीडेंटली आप छू जाते हो तो लोग एकदम भड़क जाते हैं कि अरे तुमने मुझे छू लिया, तुमने मुझे अस्पृश्य कर दिया। और दूसरा कि
लोग अपने शरीर पे पानी छाटते हैं ताकि अपने आप को पवित्र करने के लिए, अगर वो दलित को छू लेते हैं। ऐसे 44% गाँव में हमने देखा। दुकानों के अंदर हमें मिला कि 45% गाँव में लोग अभी भी दलितों के साथ छुआछूत करते हैं। पंचायत की मीटिंग में दलित जो सदस्य हैं जब वो जाते हैं तो 43% गाँव में देखा गया कि वहां पर वो उनके साथ छुआछूत रखा जाता है। जो मिड डे मील है यानी मध्याह्न भोजन में, वहाँ 53% गाँव में हमें पता चला कि दलित बच्चे हैं उनको अलग बिठाया जाता है या उनकी जो प्लेटें हैं वो अलग रखी जाती है, उनके प्लेटों को मार्क किया जाता है ताकि पता चले कि दलित बच्चों के खाने की प्लेटें हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो ये क्या कहते हैं सफाई काम यानी मैला ढोने की प्रथा गुजरात सरकार कहती है ही नहीं। गुजरात में 1995 से नवसर्जन पीछे पड़ी है सरकार के कि आप स्वीकार करो। हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, पीएल की, तो गुजरात सरकार के प्लीडर हमें कहते हैं कि आप ये मंजुला जी मैं एक सेकंड जरा सा एक लाइन इसमें हमने आपने अभी छोड़ दीजिए। अभी आप थोड़ा सा अभी जो हो रहा है उसके बारे में लोगों से बताइए जरा सा। मतलब ये इसका ये कार्यक्रम ये नहीं है कि अभी सारा लोग देख के गुजरात सरकार क्या करे हम उसमें जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो समाज के स्तर पे जो प्रतिक्रिया हो रही है वो थोड़ा सा बताइए। अब कोर्ट में गई, कब गई, अब इसमें सारा समय चला जाता है। आपने ठीक बता दिया कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, पर मैं जो ये जानना चाह रहा हूं कि इतना सब कुछ लोगों ने बर्दाश्त क्यों किया? नहीं कर रहे बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसीलिए तो एट्रोसिटीज हो रही है। आप समझिए मेरी बात, ये जो पूरी घटना घटी ऊना में, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसीलिए घटना हुई है। जब दलित आवाज उठाते हैं तभी अत्याचार उन पे बढ़ता है, और गुजरात के दलित अपने आवाज उठा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और अभी नहीं, काफी सालों से दलित आवाज उठा रहे हैं। और जो गुजरात में ये जो दलित उत्पीड़न है, वो उत्पीड़न बाहर आ रहा है। अब ये दलितों का रोष बाहर आ रहा है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। और कितने सारे केसेस हैं जो दर्ज हो रहे हैं एट्रोसिटी के, पर वो कोर्ट तक नहीं जा रहे हैं, वो कोर्ट में ही पेंडिंग है, अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। तो ये सारी चीजों को भी समझने की जरूरत है। ये गुजरात में आप कोई भी आदमी को पूछोगे सबसे पहले वो आपका नाम पूछेगा और उसको जानना है आप कौन सी जाति जी हो। ठीक है, ये तो हमारे बिहार कॉमन है गुजरात में। जी